नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, आवर्ती दोलक के लिए कंपन ऊर्जा स्तर, हुक का नियम, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सिलेक्शन रूल्स। पहले हमने पढ़ा था आवर्ती दोलक के लिए, अब पढ़ा जाएगा अनावर्ती दोलक के लिए। किसके लिए पढ़ा जाएगा? अनावर्ती दोलक के लिए, अनावर्त दोलक के लिए, अनावर्त दोलक। अनावर्त दोलक को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? जो अनावर्त दोलक है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी लेवल के बारे में स्टडी करेंगे। अनावर्त दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर के लिए अपना टॉपिक है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये ध्यान रखना कौन सा है? वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पहले अपन ने आवर्ती दोलक के लिए पढ़ा था, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पढ़ा था। अब की बात जो है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा, और दूसरे में इसमें इसके सिलेक्शन रूल्स के बारे में स्टडी की जाएगी। अनावर्ती दोलक के लिए क्या होता है? द्विपरमाणु जो अणु होते हैं उनमें आवर्तिक दोलक मॉडल में कुछ कमियां होती है। जो आवर्ती दोलक मॉडल पढ़ा था अपन ने, उसमें कुछ कमियां होती है। उन कमियों को दूर करने के लिए अनावर्ती दोलक मॉडल को काम में लिया जाता है। देखिए क्या कमी होती है उसमें, खास करके निम्नतम कंपन ऊर्जा को तो समझा सकता है। देखिए, जो आवर्ती दोलक मॉडल जो होता है, आवर्ती दोलक मॉडल क्या करता है? आपके निम्नतम कंपन ऊर्जा को समझा सकता है। ध्यान रखना, निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर, निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर इसे तो आपको समझा सकता है, ध्यान रखना। लेकिन उच्चतम कंपन ऊर्जा स्तर को यह समझाने में सफल नहीं हो पाता है। उच्चतम कंपन ऊर्जा स्तर को यह नहीं बता सकता है। ध्यान रखना, उच्चतम कंपन ऊर्जा स्तर को यह स्टडी नहीं करा सकता है आवर्ती दोलक, और निम्नतम कंपन ऊर्जा जो होती है उसकी स्टडी इसके द्वारा की जा सकती है। इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहता है। कौन से? उच्चतम कंपन ऊर्जा स्तर की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है कौन? आवर्ती दोलक। खास करके ध्यान रखना, हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में खास करके ये पता चलता है। और प्रायोगिक परिणाम से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे वी बढ़ता है ऊर्जा स्तराल के मध्य अंतराल घटता जाता है। जैसे जैसे वी बढ़ता जाएगा, वी बढ़ेगा तो ऊर्जा अंतराल घटेगा। वी बढ़ता है तो ऊर्जा अंतराल जो होता है वो घटता है, ऊर्जा अंतराल घटता है। खास करके ध्यान रखना, ऊर्जा अंतराल घटता है। खास करके ये चीज ध्यान रखना। देखिए, एक पॉइंट तो हो गया अपने पास, निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर को ये समझा सकता है। लेकिन क्या होता है? उच्चतम कंपन ऊर्जा स्तर के बारे में ये आवर्ती दोलक व्याख्या नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है अपने पास, वी तो बढ़ता है और ऊर्जा अंतराल इसमें क्या होता जाता है? धीरे धीरे, यानी ऊर्जा स्तरों के मध्य जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, वो क्या होता जाता है? वो घटता जाता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी एक और कमी क्या होती है कि जो एक इस प्रकार से ये सरल आवर्त गति के बारे में, वास्तविक अणु जो होता है उनकी सरल आवर्त गति के बारे में ये बता सकता है। और इस प्रकार से इसका वास्तविक अणु जो होता है वो क्या होता है? कम दबाव और खिंचाव की अवस्था में प्रत्यास्थ माने जाते हैं। वास्तविक अणु जो होते हैं कम दबाव और खिंचाव की अवस्था में माने जाते हैं। और क्या होता है? ये हुक के नियम का पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें डिस्टोर्शन बढ़ जाता है, ध्यान रखना, जैसे ही इनमें डिस्टोर्शन बढ़ जाता है, डिस्टोर्शन का मतलब होता है विकृति, विकृति बढ़ जाता है, यानी कि हुक के नियम का पालन फिर नहीं होता है। ध्यान रखना, डिस्टोर्शन बढ़ने पर, डिस्टोर्शन का मतलब होता है विरूपण या विकृति, विरूपण या फिर विकृति। ये अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होता है? इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं होता है, यानी कि फिर हुक के नियम का पालन नहीं करता है। किसके नियम का पालन नहीं करेगा? ये हुक्स लॉ का आप पालन नहीं करेंगे। ये हुक्स लॉ का पालन नहीं करेगा, फिर ये हुक्स लॉ का पालन नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होता है? आवर्ती दोलक का नहीं रह करके फिर वो कौन सा हो जाता है? अनावर्ती दोलक का हो जाता है। ध्यान रखना, किसका हो जाता है? वो फिर अनावर्ती दोलक का होता है। हुक्स लॉ का पालन नहीं करता है। खास करके ध्यान रखना है, हुक्स लॉ का जो है लॉ उसका पालन नहीं करता है, जिसके कारण यह हो जाता है अनावर्ती दोलक की तरह काम करता है। एक खास करके वास्तविक द्विपरमाणु अणु जो होता है वो अनावर्ती दोलक की तरह व्यवहार करता है। खास करके आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से कि वास्तविक अणु जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है? अनावर्त दोलक की तरह कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसके लिए क्या है, मोर्स नामक वैज्ञानिक हुआ, उसने क्या बताया था, एक मोर्स फंक्शन दिया। ध्यान रखना, मोर्स फंक्शन क्या होता है, मोर्स फंक्शन यहाँ आपके सामने लिख करके बता देता हूं। मोर्स फंक्शन, पीएम मोर्स नामक वैज्ञानिक हुआ, पीएम मोर्स, पीएम मोर्स। इन्होंने क्या दिया था, मोर्स फंक्शन दिया। खास करके ध्यान रखना, इन्होंने क्या दिया था, एक मोर्स फंक्शन दिया, यानी कि एक प्रकार का व्यंजक है, उस व्यंजक का आपको एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। मोर्स फंक्शन दिया इन्होंने खास करके। मोर्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, देखिए डी ई क्यू, डी ई क्यू की वैल्यू होती है, डी ई क्यू बराबर डी ई क्यू, फिर आपको लिखना है वन प्लस ई टू द पावर ए। ये देखिए फॉर्मूला है मोर्स फंक्शन का, खास करके ध्यान रखना है। आर ई क्यू, आर ई क्यू माइनस आर की पावर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, अपन की पावर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ध्यान रखना ये मोर्स फंक्शन है, पीएम मोर्स के द्वारा दिया गया है, ये मोर्स फंक्शन की वैल्यू है। खास करके आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ध्यान से देख लीजिए। वन प्लस ई टू द पावर ई की पावर ए, आर ए कोष्टक में आर ई क्यू माइनस आर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो डी ई क्यू लिखा है, ये डी ई क्यू, ये डी ई क्यू जो है वो क्या है, किसी विशेष अणु की विघटन ऊर्जा है। ध्यान रखना ये है डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है ये, डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि विघटन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी, डी से लिखा गया है डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि विघटन ऊर्जा है। क्या है ये, विघटन ऊर्जा है। यहाँ आपके सामने लिख देता हूं मैं हिंदी में, और विघटन ऊर्जा, विघटन ऊर्जा, ये विघटन ऊर्जा है, खास करके ध्यान रखना है। डिसोसिएशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है। आर ई क्यू जो है अंतरनाभिकीय दूरी का मान है, ये अंतरनाभिकीय दूरी का मान है। ध्यान रखना ये क्या है, अंतरनाभिकीय दूरी का मान, अंतरनाभिकीय दूरी का मान, अंतरनाभिकीय अंतरनाभिकीय दूरी का मान है, अंतरनाभिकीय दूरी का मान है, ये खास करके आपको ध्यान रखना। आर ई क्यू जो है वो क्या है आपके सामने, आर ई क्यू जो है अंतरनाभिकीय दूरी का मान है, जो कि मोर्स वक्र के न्यूनतम का संगत होता है। मोर्स वक्र का जो होता है उसके न्यूनतम मान के बारे में ये बताता है, खास करके आपको ध्यान रखना। एक आपके यहाँ ए दे रखा है, ए क्या है, ए अणु का नियतांक है। ये जो ए जो दे रखा है, ए क्या है, अणु का नियतांक है, खास करके ध्यान रखना। ए अणु का नियतांक है, ए अणु का नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है ए क्या है आपके सामने, ए जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस तरीके से ये पीएम मोर्स नामक वैज्ञानिक ने एक फंक्शन दिया है, एक फलन दिया है, उस फंक्शन को आपको व्यंजक के रूप में ऐसे शो किया गया है। खास करके ध्यान रखना है, यह फंक्शन के रूप में आपको इसको खास करके बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये इस फंक्शन को आपको ध्यान रखना है। यस, इसी के साथ आगे चलते हैं। तो अब इसको क्या है, पूरी आप कंडीशन अनावर्ती नियतांक के लिए बता सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला के थ्रू आपको ध्यान रखना है। आप जानते हो ईवी बराबर क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं अपन, ऊर्जा जो है ईवी बराबर क्या, हाफ ऑफ होता है एस सी ओमेगा ई बार के रूप में। ये आपने समीकरण पढ़ रखी है। ये प्योर वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा चला था उसमें आपके जो कंपन ऊर्जा स्तर है उनको इस तरीके से बताया था। ये फॉर्मूला था, आप लोगों के सामने है, इसे आप पढ़ चुके हो। अब इसी फॉर्मूले को क्या है आपको बार बार एक्स और वाई और जेड के लिए रखना है, अलग अलग नियतांक के लिए रखना है, इन्हें अनावर्ती नियतांक कहा जाता है। उनके लिए इसका मान किस प्रकार से रखोगे, देखिए v प्लस हाफ ऑफ, इसको स्क्वायर लगा दोगे, फिर एच टी, फिर एक्स वाई और जेड के लिए अलग अलग मान रखोगे। इसे एच सी यहां लिखेंगे एक्स ई, और फिर ये है ओमेगा ई बार, ये एक्स के लिए वैल्यू है। इसी प्रकार से आगे और वैल्यू आप रखते जाओगे, किस प्रकार से, इसी प्रकार से इसके साथ प्लस का चिन्ह लगा करके आगे की और वैल्यू रखते जाओगे। ये एक्स के लिए है, देखिए यहाँ पर ये एक्स है। आप किस किस के लिए रखोगे, तीन नियतांक के लिए रखोगे, एक्स एक्स, आप एक्स और वाई जेड के लिए रखोगे। देखिए किस प्रकार से, देख लीजिए इधर एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, इन तीन नियतांकों के लिए ये मान रखेंगे। किस प्रकार से होगा, जो देखिए वन प्लस हाफ ऑफ, इसी प्रकार से इस फॉर्मूले को आगे लिखते जाना, कोई कठिन फॉर्मूला नहीं है ये। एच सी, फिर एक्स के लिए लिखा है, आप किसके लिए लिखोगे, वाई के लिए, वाई ई ओमेगा ई बार, इस प्रकार से ये लिखते जाओगे। सो और इसी प्रकार से ये है ऊर्जा स्तर के लिए, अनावर्ती दोलक के लिए होता है। अनावर्ती दोलक के लिए इस प्रकार का ये एक समीकरण है, इसे ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार से है, ये कोई विशेष नहीं है।
हाफ ऑफ एस सी ओमेगा स्क्वायर, इसे आपने पहले लिख चुके हैं, ये कम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में लिखा था इसे। और फिर इस प्रकार से एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ एक्स और वाई जेड क्या है, अनावर्ती नियतांक होते हैं, ध्यान रखना। एक्स वाई जेड वो जो लिखे हैं आपने, वो क्या होते हैं, अनावर्ती नियतांक होते हैं। क्या होते हैं वो, अनावर्ती नियतांक। एन हार्मोनिक कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं वो, एन हार्मोनिक कांस्टेंट होते हैं, अनावर्ती नियतांक कहा जाता है। और दूसरा जो होता है आपके वो क्या, ओमेगा ई बार जो है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी है। क्या है वो, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। ओमेगा ई बार कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओमेगा ई बार क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी है। साम्य स्थिरांक, साम्य आवृत्ति क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देता हूं आपके, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। साम्य आवृत्ति कहा जाता है इसे हिंदी में, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी, साम्य, ये हो गया साम्य, और फिर है वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, आपको खास करके ध्यान रखना है। ओमेगा ई बार को ये कहा जाता है। ये एक फॉर्मूला है, आप लोग को इस फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखना है। और v बराबर 0 1 2 3 4 इस तरह के मान रख सकते हैं। v बराबर आप लोग क्या रख सकते हो, v बराबर रखते हैं 0 1 2 3 इस प्रकार से रख सकते हो, खास करके आपको ध्यान रखना है। अनावर्त दोलक के लिए ऊर्जा स्तर इस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको एक ग्राफ के द्वारा बता सकता हूं, फिर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, उसके आधार पर ही सिलेक्शन रूल्स भी उसी के अंदर स्टडी की जाएगी, खास करके ध्यान रखना है। अब ग्राफ के बारे में आपको बता देता हूं, देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करोगे, देख लीजिए यहाँ एक ग्राफ बना करके बता रहा हूं। देखिए इस प्रकार से यहाँ होगी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर जो होगी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ये चलता है इधर। इस प्रकार से एक कौन सा ग्राफ बनता है आप लोग जानते हो, पैराबोला एक ग्राफ बनता है, पैराबोला नुमा एक ग्राफ बनता है। इस प्रकार से ये एक ऐसा ग्राफ बनाना है आपको, इस प्रकार से एक पैराबोला नुमा एक ग्राफ बनता है। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक मैंने ऊर्जा स्तर बनाया है, और फिर यहाँ एक ऊर्जा स्तर बनाया है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है आप लोगों को। इस तरीके से अलग अलग ऊर्जा स्तर बनाने हैं। देख लीजिए इस प्रकार से अलग अलग ऊर्जा स्तर बना रहे हैं। इन ऊर्जा स्तरों को क्या कहोगे, V0 V1 V2 इस प्रकार से इनके मान देने हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया इसको V बराबर 0, इसको कर दिया है V बराबर 1, इसको कर दिया है V बराबर 2, V बराबर 3। अभी बताया था V का मान कितना होता है, इस प्रकार से सो ऑन चलता रहेगा। और यहाँ पर आकर के आप इसको ऐसे बराबर करोगे, लेवल को बराबर लेकर के आओगे। यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है आपके सामने, ध्यान है आपको। यहाँ ऊपर लिखोगे आप DEQ, ये जो वैल्यू होगी वो DEQ के यहाँ होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से यहाँ स्टार्ट होता है। ये V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3 इस प्रकार से वैल्यू आप लोग रख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी की तरह। और इसमें क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, इंटर मोलिकुलर हो सके, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो मिलेगी आपको इसमें अनावर्त दोलक और स्थितिज ऊर्जा के लिए ये ऊर्जा स्तर आरेख है। अब V बराबर 0 से V बराबर 1 के लिए अपन रखेंगे यहां से यहां तक। V बराबर 0 से V बराबर 2, फिर V बराबर 0 से 2 की ओर, ध्यान रखना ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा। फिर यहां से 3 पर, देखिए इनके अलग अलग मान, इनके नाम होते हैं। देखिए किस प्रकार से इनको लिखा जाएगा, जो खास करके मैं बता देता हूँ, ये ध्यान रखना होता है। V बराबर 0 से जो चल रहा है उसे कहा जाता है फंडामेंटल। क्या कहा जाता है उसे, फंडामेंटल कहा जाता है। खास करके ध्यान रखना, ये फंडामेंटल है, मूलभूत इकाई है इसकी, फंडामेंटल है। इसे कहा जाता है फंडामेंटल, ध्यान रखना। फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे, फंडामेंटल बैंड। 0 से 1 की ओर होगा, यानी कि V बराबर 0 से 1 की ओर होगा। ध्यान रखना, यही सिलेक्शन रूल में अब अभी अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना V बराबर 0 से 1 की ओर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से होगा। फिर V बराबर 0 से 2 की ओर आगे बढ़ेंगे तो उसे फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहा जाएगा। ध्यान रखना, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा शुरू हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए। मैं आपको इसको थोड़ा सा कलर में ला करके बता देता हूँ, देख लीजिए आप इसे।
ये देखिए, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर कर दिया है मैंने, इसको ध्यान रखना आपको। इस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको डार्क कलर में कर देता हूं मैं। ये देखिए, कहाँ से कहाँ तक बताया है, ये बताया है V0 से लगा करके आपके V2 तक बताया है। V0 से लगा करके 2 तक जाओगे तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, इसे कहा जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन कहा जाएगा। खास करके इसको ध्यान रखना है। ये है फर्स्ट ओवरटोन, कहाँ से लगा करके, जीरो से लगा करके। ये देखिए यहाँ से जीरो से लगा करके लेवल वही रहेगा, जीरो से लगा करके 2 पर चलोगे, इसे फर्स्ट ओवरटोन कहा जाएगा। खास करके ध्यान रखना है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। दूसरा देखिए, फिर आगे वाला देखिए, यहां पर देखिए, इसे बताया है आपके सामने, इसे बताया है, देख लीजिए। इसे बताया तो क्या है, ये क्या है, ये जो होगा वो क्या होगा, सेकंड ओवरटोन होगा। ये सेकंड ओवरटोन होगा, ये सेकंड ओवरटोन होगा। इसका क्या होगा, ये सेकंड ओवरटोन होगा। ये खास करके ध्यान रखना है आपको, ये क्या होगा, सेकंड ओवरटोन होगा। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। ये आपके सामने थोड़ा कलर वाले में मैं आपको बताया है, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे किस प्रकार से ये होता है। फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन आपको खास करके ध्यान रखना है। ये फर्स्ट ओवरटोन कहाँ से कहाँ तक हुआ, फर्स्ट ओवरटोन हुआ देखिए, जीरो से लगा करके 2 तक हुआ। ध्यान रखना, ये जीरो से लगा करके 2 तक है। और सेकंड ओवरटोन कहाँ हुआ, जीरो से लगा करके 3 तक है। खास करके ध्यान रखना है। ये आपके सामने एक डायग्राम बनाए हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। इस डायग्राम को ही आपको प्लॉट करना है। अगर आपको पूछा जाए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी लेवल दीजिए, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल दीजिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो इस प्रकार से आपके सामने एक डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स, यस, सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स, वर्ण नियम बोला जाता है, ध्यान रखना है इसके। सिलेक्शन रूल्स एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। ध्यान रखना, सिलेक्शन रूल्स अलग अलग के लिए है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी है, उधर से रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए भी है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए भी है। सिलेक्शन रूल्स अलग अलग चलते रहेंगे, आपको हर एक टॉपिक का स्पेशली बता दिया गया है। हर एक टॉपिक में उसके साथ ही सिलेक्शन रूल्स लेकर के चले हैं। यहाँ पर भी आपके सिलेक्शन रूल से ध्यान रखना, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिलेक्शन रूल है। अनावर्त दोलक के लिए, समस्त संक्रमणों के लिए वर्ण नियम होता है, वर्ण नियम कहा जाता है, इसे ध्यान रखना सिलेक्शन रूल्स को। इसका मान कैसे क्या होता है, देखिए आप जानते हो, डेल्टा बराबर +1 -1 1, और +1 -2, और ये +-3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से होगा। ध्यान रखना, सिलेक्शन रूल्स इस प्रकार से होता है। यानी कि क्या हुआ, सभी प्रकार के कंपन जो होंगे वो संक्रमण संभव है। सभी प्रकार के कंपन संक्रमण संभव है। सभी प्रकार के कंपन कंपन संक्रमण जो है वो संभव है। कंपन संक्रमण संभव है, ध्यान रखना, ये इसमें लिखा जाता है। खास करके ध्यान रखना, कंपन संक्रमण संभव है, ये खास करके आपको ध्यान रखना है इसमें सिलेक्शन रूल्स में। अब देखिए, इसमें आपको बताया था V बराबर 0 से V बराबर 1, जिसे फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। फर्स्ट ओवरटोन बैंड, सेकंड ओवरटोन बैंड, इस प्रकार से 3 बैंड मिले थे आपको। खास करके ध्यान आपको हो गया होगा। देखिए, इस प्रकार से ये चित्र था। देखिए, ये चित्र वाला देखिए, वापिस इसी चित्र को लेकर के आया हूं। इसमें क्या बताया था, देखिए खास करके से क्या बताया था, ये जो होता है V बराबर 0, V बराबर 0 जो आपने लिया है उसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल कहा जाता है। देख लीजिए, इसे क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखना, V बराबर 0 से V बराबर 1 तक आप पहुंचे थे तो ये तीव्र इंटेंसिटी वाला बनता है। यानी कि इसकी जो तीव्रता होगी वो तीव्र होगी, बिग इंटेंसिटी नहीं होगी, इसकी तीव्र इंटेंसिटी, यानी कि इसकी तीव्र इंटेंसिटी होगी, इसकी तीव्र इंटेंसिटी वाला होगा, इंटेंसिटी वाला होगा। V बराबर 0 से V बराबर 1 तक, इसे फंडामेंटल कहा जाता है। ध्यान रखना, फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे,
फंडामेंटल बैंड कहा जाता है, ध्यान रखना, फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। फर्स्ट एक ये लिखोगे आप, दूसरा क्या लिखोगे आप, दूसरा इसमें लिखोगे v बराबर 0 से लिखा था, अब क्या लिखोगे v बराबर 0 से v बराबर 2 पर लिखोगे, ध्यान रखना। पहले v बराबर 0 पर आए थे, फिर v बराबर 2 पर आए थे, फिर v बराबर 3 पर चलोगे। v बराबर 2 पर क्या होगा, थोड़ा वीक इंटेंसिटी प्राप्त होगी, वीक होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा, वीक इंटेंसिटी प्राप्त होगी, आपकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी इसकी, ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम की। तो इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ओवरटोन बैंड, ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन बैंड, ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहा जाता है, खास करके ध्यान रखना है। ये इसी प्रकार से है। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, v बराबर 0 से लगा करके आप v बराबर 3 पर जाओगे, कहां पर पहुंचोगे, 3 पर जाओगे। तो ये वीक था, ये थोड़ा सा वीकर हो जाएगा, और भी कमजोर होगा, इसे क्या कहा जाएगा, वीकर कहा जाएगा, वीकर, यानी कि और भी थोड़ा सा ज्यादा कमजोर इंटेंसिटी वाला बैंड प्राप्त होगा। खास करके ध्यान रखना है, संक्रमण की जो तीव्रता होगी वो बहुत ही कम होगी। यहां आप लिख सकते हो ये संक्रमण की तीव्रता है, यहां लिख देता हूं मैं, संक्रमण की तीव्रता बहुत ही कम होगी, संक्रमण की तीव्रता, ये शब्द आप लिख सकते हो, संक्रमण की तीव्रता बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी, ये खास करके ध्यान रखना है, संक्रमण की तीव्रता जो होती है बहुत ही कम होती है। जैसे इसको लिखा था फर्स्ट ओवरटोन, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड ओवरटोन, ध्यान रखना, सेकंड ओवरटोन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड ओवरटोन हो जाएगा, ध्यान रखना, इसे कहा जाएगा सेकंड ओवरटोन कहा जाएगा। ये बैंड प्राप्त होते हैं अलग अलग, आपको ध्यान रखना है, v बराबर 0 से 1 तक, तीव्र इंटेंसिटी होगी, थोड़ी फास्ट होगी, थोड़ी सी इंटेंसिटी अच्छी मिलेगी आपको, तेज इंटेंसिटी देखने को मिलेगी संक्रमण की तीव्रता। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा इंटेंसिटी, और संक्रमण की तीव्रता लास्ट में और 3 पर कम हो जाएगा। एक बार और आप डायग्राम देख लीजिए, इस प्रकार से ये डायग्राम है, खास करके आपको ध्यान रखना है, इंटरन्यूक्लियर है ये, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये, इनके बीच में इस प्रकार से है। यहाँ पर ये मैंने चित्र बना करके बताया, देखिए फर्स्ट ओवरटोन बना है, यहाँ पर ये देखिए दूसरा ओवरटोन बना है, सेकंड ओवरटोन, जो 0 से 3 तक की वैल्यू के लिए होगा, 0 से 3 तक के लिए, और यहाँ पर होगा 0 से 1 के लिए, और ये जो होगा वो होगा 0 से 2 के लिए, फर्स्ट ओवरटोन जो होगा 0 से 2 के लिए होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो फिर ये विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।